नमस्कार, मैं शैलेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्थिति और खराब होती जा रही है। आरएसएस के हमलों के अलावा मोदी को उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के भीतर संकट से ही निपटना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल से तीसरे कार्यकाल तक निरंतरता बनाए रखा, लेकिन जनता की धारणा उनके पक्ष में नहीं दिखती। जबकि और घरेलू स्तर पर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन घिसक रही है। दूसरी ओर विपक्ष नेता राहुल गांधी ने वो सब कुछ किया जो एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित लोकप्रिय नेता को करना चाहिए, चाहे वो हाथरस भगदड़ के पीड़ितों से मुलाकात करके, मणिपुर के विस्थापित लोगों से बात करके, असम बाढ़ के पीड़ितों का दुख साझा करके और राजकोट अग्निकांड में 27 मृतकों के शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देकर। अंबानी की शादी में मोदी की भागीदारी से ज़्यादा मोदी के बारे में लोगों की धारणा को कमज़ोर करने वाला और कुछ नहीं हो सकता था। उनकी लगभग गुप्त यात्रा, जिसकी घोषणा शादी में शामिल होने से सिर्फ एक दिन पहले की गई थी, ने इस बात को रेखांकित किया कि विपक्ष उन पर क्या आरोप लगाता है। बिजनेस कुलीनों के प्रति सम्मान का यह आरोप लगाता है विपक्ष। मोदी ने केवल एक बार और बहुत ही संक्षिप्त रूप से खुद को कथित क्रोनिक कैपिटलिस्टों के से दूर रखने की कोशिश की है, जो उनके शासन में फले फूले हैं। आम चुनाव के दौरान जब उन्हें लगा कि मुकाबला बहुत करीब आ रहा है, तो उन्होंने कथित रूप से अपने करीबी टाइकून पर विपक्ष को अवैध रूप से फंडिंग करने का आरोप लगाया। अंबानी के इस भव्य आयोजन के सार्वजनिक प्रदर्शन में उनकी मौजूदगी से उन दरारों को भरने में मदद मिली होगी जो विकसित हो सकती थी। उनके क्रोनिक कैपिटलिस्टों के बारे में बोलने पर कि अवैध रूप से फंड पहुंचाते हैं, फंडिंग का आरोप लगाया उन पे, लेकिन उन्हीं के शादी में शामिल होके उनको मदद करने की धारणा को विकसित कर गई। इस शादी ने यह साबित कर दिया कि अंबानी परिवार न केवल दुनिया के सबसे बड़े निजी चिड़ियाघरों का मालिक है, बल्कि वो अपनी पसंद के बारे में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक हस्तियों को भी प्रदर्शन के लिए रख सकती है। हालांकि राहुल गांधी ने समझदारी से एशिया के सबसे धनी व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए प्रदर्शन में शामिल न होकर, एक तो उन्होंने शादी में शामिल न होने का फैसला किया, दूसरा उनके परिवार से कोई भी उस व्यक्ति उस शादी में शामिल नहीं हुआ। जबकि मुकेश अंबानी ने गांधी परिवार को शादी में आमंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की थी और उनके यहाँ गए थे और सोनिया गांधी से मिले थे, कार्ड दिए थे, आग्रह किए थे। व्यक्तिगत रूप से मुकेश अंबानी उनके यहाँ गए थे। आम आदमी से अपने जुड़ाव की पुष्टि करने के राहुल गांधी के रणनीतिक निर्णय ने उनकी छवि के लिए वह कर दिखाया जो अमीर और मशहूर लोगों के साथ 100 बार गले मिलने से भी हासिल नहीं हो सकता था। हालांकि मोदी की समस्या राहुल गांधी तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा मोदी के व्यक्तित्व पंथ की परोक्ष आलोचना, विशेष रूप से खुद की तुलना देवता से करने के लिए अप्रत्याशित और तीखी थी। मोदी ने इस साल की शुरुआत में दावा किया था कि उन्हें पूरा विश्वास है उनका जन्म जैविक रूप से नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है। आरएसएस के हमलों के अलावा मोदी को उत्तर प्रदेश के भीतर संकट से भी निपटना पड़ा। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, 3 बड़े राज्यों के चुनाव भी उनके सामने हैं, जहां भाजपा की जीत अनिश्चित बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर चुनावी हार का ठिकरा फोड़कर संभावित चुनौती को कमतर आंकने की कोशिश की जा रही है। राज्य में हर पार्टी की चुनावी हार की समीक्षा के लिए हुई बैठक में आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को दोषी ठहराया, जबकि उनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें याद दिलाया कि संगठन सरकार से बड़ा है। बिना दिल्ली से मिले संकेत के आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री ऐसा जवाब नहीं दे सकते थे, ऐसी सलाह नहीं दे सकते। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आदित्यनाथ की हिंदू बाहिनी, एक उग्रवादी संगठन जो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पृष्ठभूमि में चला गया था, फिर से सक्रिय हो गया है। इसके एक्स हैंडल पर एक बार फिर इसकी आक्रामक गतिविधियों की रिपोर्टिंग उन्होंने शुरू कर दी है। आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री से हटाने से 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावना बेहतर होगी या नहीं, यह अत्यधिक अनिश्चित है।
मणिपुर में जमीनी हालात अभी भी अस्थिर नहीं है। मोदी की विपक्ष और अब आरएसएस दोनों ने सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। उन्होंने साल भर से चल रही जातीय हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया। अगर मोदी राज्य में अपने पार्टीजनों के बजाय वहां तैनात केंद्रीय बलों की बात सुनते तो उन्हें संकट के आयामों का बेहतर अंदाजा होता। एक और संकट जिसे प्रधानमंत्री नहीं निपट पाए वो है जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गतिरोध। उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के सीधे प्रभारी होने के बावजूद मोदी सरकार आतंकवाद के प्रचार और समर्थन को नियंत्रण करने में असमर्थ रही है, जो बड़े पैमाने पर सीमा पार से प्रेरित और संगठित है। दिलचस्प बात यह है कि सेना के जवानों पर हमले का बदला लिया जाएगा, यह दावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से नहीं बल्कि रक्षा सचिव की तरफ से आया। क्या ऐसा हो सकता है कि रक्षा मंत्री ने संसद में कथित तौर पर झूठ बोला हो कि कार्रवाई में मारे गए अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है? संभावित रूप से अपात्र रक्षा मंत्री मोदी की समस्याओं को बढ़ाएंगे ही, घटाने के बजाय। मोदी के ध्यान में आने वाले अन्य संकट भी है। असम और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में विनाशकारी बाढ़, ट्रेन दुर्घटना की एक श्रृंखला, हाथरस में भगदड़ जिसमें 121 लोग मारे गए, राजकोट में एक गेमिंग जोन में भीषण आग उठने से 35 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री की पीड़ितों और उनके परिवारों से मिलने अपने मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को सजा दिलवाते नहीं देखा गया। उन्हें इस बात की चिढ़ होनी चाहिए कि भाजपा के भीतर वोट पाने वाले के रूप में उनकी यूएसपी अनिश्चित हो गई है, क्योंकि उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण भविष्यवाणियां 2024 के आम चुनाव के परिणाम तक कायम नहीं रही। उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण भविष्यवाणी की थी कि इस बार भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का, वो सही नहीं हुई। विश्लेषण से पता चलता है, अगर गौर किया जाए देखा जाए तो पता चलता है कि भाजपा ने लगभग आधी सीटें खो दी। 164 लोकसभा क्षेत्रों में से मात्र 77, जहां मोदी ने 50 सभाएं की थी, उसमें 164 लोकसभा क्षेत्रों में से मात्र 77 सीटें ही जीत पाए हैं। पर यह उन सीटों पर 85% जीत दर के विपरीत था जहां मोदी ने 2019 में प्रचार किया था। मोदी की ग्राफ दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं, वहीं राहुल गांधी के उठते जा रहे हैं। राहुल गांधी लोगों से मिलते हैं, गरीबों से मिलते हैं, घटनास्थल पर जाते हैं, लेकिन मोदी उसके बारे में कोई एक बयान देना भी अच्छा नहीं समझते। धन्यवाद।